आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी पोर्शन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है मनुष्यों में पोषण, वो पढ़ाने वाले हैं। इसको पढ़ाने से पहले हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार कितने हैं यानी कितने प्रकार से पोषण होता है। इसके बाद में हम आपको कंप्लीट ह्यूमन में पोषण किस प्रकार से होता है, मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, उसमें किस प्रकार से डाइजेशन होता है, किस प्रकार से अवशोषण होता है, इसको हम आपको समझाएंगे। साथ में जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के जो मेन पॉइंट हैं उन्हें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आपको अतिरिक्त कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर जहाँ पर आवश्यकता है उसको आप नोट बनाते भी चलेंगे। जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जैव प्रक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि जैव प्रक्रम, जैव का मतलब होता है सजीव और प्रक्रम का मतलब होती है क्रियाएं, यानी सजीव के अंदर होने वाली क्रियाएं, सजीव के अंदर होने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो जैव प्रक्रम में आती हैं। अब एक बात ध्यान देना है आपको, सजीव के अंदर जितनी क्रियाएं होती हैं सभी जैव प्रक्रम में नहीं आती हैं। तो फिर जैव प्रक्रम में कौन सी क्रियाएं आती हैं? सजीवों के अंदर होने वाली वह क्रियाएं जो उनको जीवित रहने के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, यानी ऐसी क्रियाएं जो उनको जीवित रखने के लिए आवश्यक है, उन्हें हम जैव प्रक्रम में पढ़ते हैं या उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी जैव प्रक्रम में हम उन क्रियाओं को पढ़ते हैं या उन प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं जो एक सजीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो सजीव को जीवित रहने के लिए कौन सी आवश्यक प्रक्रियाएं हैं? सबसे पहला तो पोषण है। पोषण अगर नहीं करेगा, यानी भोजन को ग्रहण करके उसका पाचन करके अवशोषण नहीं करेगा, तो उसके शरीर के कार्य करने के लिए ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं मिल पाएगी, उसका शरीर का विकास नहीं होगा, तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। यानी कि पोषण एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। इसके बाद अब उसने खाया, पचाया, एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, तो उसे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना है। अब अवशोषित तो आहार नाल में हुआ होगा, तो आहार नाल से यानी कि इंटेस्टाइन में होगा, वहाँ से आपके उंगलियों की कोशिकाओं तक, मस्तिष्क की कोशिकाओं पर तक, पैरों की कोशिकाओं तक पहुँचाना है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब कोई ले जाने वाला हो, यानी परिसंचरण भी जैव प्रक्रम है। बिना परिसंचरण के जैव प्रक्रम नहीं संपन्न होगा, या ये कह सकते हो बिना परिसंचरण के कोई भी जीव जो है वो जीवित नहीं रह सकता। अब परिसंचरण यानी कि कोशिकाओं तक पहुंच भी चुका है, तो क्या कोशिकाओं तक पहुंच जाने से ही जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, जीवित रह सकते हैं? अब उसका उपयोग भी तो करना होगा। तो जो भोज्य पदार्थ पहुंच चुका है, अब उसका उपयोग करना है। उपयोग करने के लिए यानी उससे ऊर्जा निकालने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कब मिलेगा? जब आप सांस लोगे, यानी श्वसन करना आवश्यक है। जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन करना आवश्यक है, यानी श्वसन भी एक प्रकार के जैव प्रक्रम में ही आएगा। श्वसन करना सजीव के लिए आवश्यक है। अब ये सारी क्रियाएं हो चुकी हैं, श्वसन हो चुका है, परिवहन हो चुका है, पोषण हो चुका है, लेकिन कोशिकाओं में या जो आपने खाया उसमें कुछ अनावश्यक पदार्थ उपस्थित है जो आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, जो आपकी कोशिका में नहीं होना चाहिए। तो क्या आपकी उस कोशिका में वो चीज़ें वैसे रहनी चाहिए? क्या आपके आहार नाल में वो चीज़ें वैसे रखी रहनी चाहिए? कब तक रखी रहेंगी ऐसे? तो उसे शरीर से बाहर भी निकालना है, और उस शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी शरीर से उत्सर्जन करना भी आवश्यक है, यानी उत्सर्जन एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना आवश्यक है। तो आपने देखा पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन ये जैव प्रक्रम में आएंगे। इन्हीं चारों टॉपिक को आपको यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले आज जब हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये बताएंगे कि पोषण क्या होता है। इसके बाद में आप देखेंगे पोषण के प्रकार। तो पोषण की अगर हम बात करें, पोषण क्या होता है? जैसा अभी हमने आपको बताया कि जैव प्रक्रम में आपका पोषण आएगा, श्वसन आएगा, परिसंचरण आएगा और सर्जन आएगा। तो अभी हम आपको समझाने वाले हैं पोषण क्या होता है। पोषण को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण का क्या मायने होता है? देखिए, पोषण का अर्थ है सजीव द्वारा भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करके शरीर का वृद्धि विकास करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना और नई कोशिकाओं का निर्माण या टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना पोषण कहलाता है। पोषण में हमने बताया आपको कि पोषण में आपके शरीर का वृद्धि विकास तो सम्मिलित है। इसके अलावा आपके शरीर को दैनिक कार्य करने के लिए, यहाँ तक श्वास लेने के लिए, यहाँ तक हृदय के स्पंदन के लिए, हृदय को धड़कने के लिए, हार्ट को धड़कने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। आपको श्वास लेने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो दैनिक कार्य करने के लिए या आपके शरीर के जो कार्य हैं उनको होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिल पाएगा? पोषण से ही मिल पाएगा। आपके शरीर में
जो रोगों की लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, जो रोगाणु प्रवेश कर गए हैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे श्वास के माध्यम से, चाहे भोजन के माध्यम से, उनको उनसे बचाने के लिए, या यदि कोई रोग हो गया है, रोगाणु जो है पनप चुका है, उसको भगाने के लिए, उसको मारने के लिए, रोगाणुओं से लड़ने के लिए भी पोषण की आवश्यकता है। नई कोशिकाओं का निर्माण, आपके शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती है, बोन मैरो में जो WBC है, RBC का निर्माण होता रहता है, क्योंकि RBC WBC का लाइफ स्पान पूरा आपके जीवन काल तक नहीं होता है, वो लगातार बनती रहती है, नष्ट होती रहती है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण होने के लिए, या अगर कहीं चोट लग गई, कट लग गया है, तो उसके लिए भी पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। तो पोषण एक बृहद शब्द है, पोषण में बहुत सारे तथ्य आते हैं, तो आपको समझना होगा पोषण क्या होता है। हमने बताया पोषण द्वारा जो सजीव होते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। पोषण द्वारा सजीव क्या करते हैं? वृद्धि एवं विकास करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि एवं विकास करते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं, वृद्धि एवं विकास करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा हमने बताया ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पोषण के द्वारा ही क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और हमने आपको बताया कि पोषण के द्वारा ही रोगों से लड़ने की क्षमता आती है, रोगों से लड़ने की क्षमता आती है। और नई कोशिकाओं का निर्माण या टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी पोषण से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण भी पोषण से ही होता है। यानी पोषण से क्या क्या होगा? पोषण से वृद्धि विकास होगा, पोषण से ऊर्जा प्राप्त होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत होगा। ये बात आपको समझ में आती होगी। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद में पोषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे यहाँ पे हम, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण कितने प्रकार का होता है? देखिए, पोषण तो मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, एक तो स्वपोषण और दूसरा परपोषण। अगर स्वपोषण की बात की जाए, स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने का अर्थ क्या है यहाँ पे? स्वपोषण के अंतर्गत सजीव जो होते हैं अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल से अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। अब ये आप जानते हैं कि ऐसा कार्य तो हरे पौधे करते हैं, या ऐसे जीव भी कर सकते हैं जिनके पास में जो पिगमेंट है, हरा पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल ए उपस्थित हो, या इसके अलावा कुछ सजीव हैं जो रासायनिक संश्लेषण द्वारा यानी कि रसायन की ऊर्जा लेकर के भी जो है भोजन निर्माण करते हैं। इन जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, लेकिन ऊर्जा के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। तो हमने बताया पोषण जो होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। हमने बताया भी आपको कि जो स्वपोषण होता है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा जरा बताइए? एक तो रसायन संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी, और जो दूसरे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी। अब रसायन संश्लेषी कौन से जीव होते हैं, या कौन से ऐसे हैं जीव जो रसायन द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं? तो कुछ ऐसे सजीव हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोकोकस है, आयरन बैक्टीरिया है। ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाता है, लेकिन उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो रसायन
से ही प्राप्त करता है। यानी दूसरे रसायन जब टूटते हैं तो उनसे जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से पौधे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, उसी प्रकार जो रसायन संश्लेषी होते हैं, रसायन के टूटने से जो ऊर्जा निकलती है उससे अपना भोजन बनाते हैं। रसायन संश्लेषी ऐसे जीव होते हैं जो रासायनिक पदार्थों के टूटने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज का या अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो रसायन संश्लेषी में हमने आपको एग्जाम्पल बताया, इसको आप याद रखेंगे। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर जीवाणु है, सल्फर जीवाणु हो गया। नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोसोकोकास, या कह सकते हो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस, आयरन बैक्टीरिया, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। अब प्रकाश संश्लेषी की अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषी में कौन आते हैं, हमने अभी बताया आपको। प्रकाश संश्लेषी में ऐसे जीव आते हैं जो प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि भोजन निर्माण करने के लिए प्रकाश यानी सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसका उपयोग करते हैं। भोजन तो अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ही बनाते हैं, लेकिन उसको स्थिरीकृत करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, उसको ग्लूकोज में परिवर्तित होने करने के लिए ऊर्जा जो आवश्यक होती है उसे सूर्य से लेते हैं, उसे प्रकाश से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे सजीवों को या ऐसे जीवों को हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषी में हरे पेड़ पौधे होते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु हैं जिसका नाम आपको पता होगा, जैसे नील हरित शैवाल कहते हैं। नील हरित शैवाल में नॉस्टाक, एनाविना, ऑसिलेटोरिया जैसे जीवाणु आते हैं। इसके अलावा इग्लिना एक ऐसा जंतु है जिसके पास में प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट होता है, वर्णक होते हैं। यानी इग्लिना जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इग्लिना अगर प्रकाश में उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा। अगर वह ऐसे जगह पर उपस्थित है जहाँ पर प्रकाश नहीं है तो वो छोटे छोटे जीवों को भी खाता है। तो प्रकाश संश्लेषी में कौन आएगा, हमने बताया आपको बीजीए। बीजीए मतलब नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल आएंगे, जिसमें हमने बताया आपको याद रखना नॉस्टाक, एनाविना, ऑसिलेटोरिया और इग्लिना, इग्लिना और पादप प्लांट्स। ये सभी क्या हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं, फोटो सिंथेटिक स्वपोषी हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चित्र लिया है, ये चित्र आप बता सकते हो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया को दर्शाई गई है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण को दर्शाया गया है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये अगला है जो हमने परपोषण छोड़ा था। यहाँ पे हम परपोषण को देखेंगे। परपोषण, परपोषण को हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। यानी ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उन्हें हम परपोषी कहते हैं। अब परपोषी में शाकाहारी आता है, मांसाहारी आता है, सर्वाहारी आता है, मृतोपजीवी आता है, जिसे मृतभोजी भी कह सकते हो, अपमार्जक आते हैं। इसके अलावा सहजीवी आते हैं, परजीवी आते हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी परपोषी हैं। ध्यान रखिएगा, परजीवी बोला है मैंने। परजीवी का मतलब जो दूसरे पर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अभी हम आगे थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं परपोषण कितने प्रकार का होता है। थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से इसे आप समझ लेते हैं। परपोषण में शाकाहारी, सबसे पहले शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, सर्वाहारी हो गया, परजीवी हो गया, परजीवी हो गया, सहजीवी हो गया और आपका मृतोपजीवी। ये सभी क्या हैं, ये सभी परपोषण के एग्जाम्पल हैं। अब परपोषण में एक एक करके हम देखते हैं। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे इसको देखिए। इसमें क्या है, ये जो घास है, घास को कौन खा रहा है, गाय खा रही है। गाय, तो घास क्या है,
पादप है, प्लांट है, यानी कि किसी भी पादप प्लांट से यदि कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करे, यानी कि कोई भी घास है या कोई पेड़ पत्ते हैं आपके सामने यहाँ पे देखिए एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो घास है, इस घास को गाय खा रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, साग कह सकते हो इसको। साग में क्या होता है, घास फूस ही तो आते हैं। साकीय पौधे जो बहुत मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो साकीय पौधे कहा जाता है। तो जो पेड़ पौधों से या पेड़ पौधों से जो है, पेड़ पौधों को या पेड़ पौधों से प्राप्त पोषण को ही खा लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे शाकाहारी की। शाकाहारी के लिए यहाँ पे देखिए चित्र हमने लिया है। यहाँ पे देखिए घास को गाय खा रही है। ये क्या है, शाक है, घास है। तो घास को कौन खा रही है, गाय खा रही है। यानी गाय कैसी होगी, शाकाहारी होगी। यानी जब कोई जीव अपना भोजन पेड़ पौधों से या पेड़ पौधों को खा करके ही प्राप्त करे तो उसे हम शाकाहारी कहेंगे। यानी शाकाहारी की परिभाषा, डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी, ये शाकाहारी है। शाकाहारी जब कोई सजीव अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, पादप से, प्लांट से प्राप्त करता है, तो इसे क्या बोला जाएगा, तो इस प्रकार के पोषण को शाकाहारी बोला जाता है। तो इस प्रकार के पोषण करने वाले जीवों को शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। शाकाहारी को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, हार्बीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। जो हर्ब खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्बीवोरस कहते हैं। जो साग खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शाकाहारी कहते हैं। अगला हमने जो लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं, दूसरा है मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव को खा करके अपना भोजन प्राप्त करें, जंतु को, साथ ध्यान रखें, मांस को खा करके। ऐसे सजीव या ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जंतु से प्राप्त करते हैं, या जीव नहीं बोलेंगे, जंतु बोलेंगे। जंतु का मतलब हो गया कोई, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी है, ये सब। ऐसे जीव जो अपना भोजन मांस से प्राप्त करते हों या दूसरे जंतुओं को खा करके प्राप्त करते हों, उन्हें मांसाहारी कहेंगे। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, इससे मांसाहारी आपको समझ में आएगा। शेर क्या खा रहा है, शेर मांस खा रहा है। तो शेर कैसा हुआ, मांसाहारी। यानी यहाँ लिखा जा सकता है, जब कोई जीव है अपना भोजन दूसरे जंतु से, एनिमल से, जंतु से प्राप्त करे, तो क्या बोलेंगे इसे, तो इस प्रकार के जीव को मांसाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं, कहते हैं। कार्निवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। जैसे शेर हो गया, सियार हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आप लिख सकते हैं। अब अगला जो मैंने लिया है वो सर्वाहारी का लिया है। तीसरा सर्वाहारी। ये सर्वाहारी क्या होते हैं, सर्वाहारी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं और जंतु से भी प्राप्त कर सकते हैं। इन जो शाक भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य शाक भी खा सकता है और मांस भी खाता है, पेड़ पौधे से भी भोजन प्राप्त करता है और जंतुओं से भी प्राप्त करता है। तो मनुष्य कैसा हुआ, सर्वाहारी हुआ। आपको एक एग्जाम्पल सर्वाहारी का कमेंट में देना है। आपको बताना है कि सर्वाहारी कौन से जंतु होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स बताइए। तो सर्वाहारी डिफिनेशन क्या लिखी जाएगी, जो सजीव अपना भोजन
अपना भोजन पादप तथा जंतु दोनों से प्राप्त कर सकते हो, दोनों से प्राप्त करते हो या प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाएगा? सर्वाहारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सर्वाहारी। ठीक है, जिससे आपके सामने चित्र बना हुआ है, देखिए बालक बैठा हुआ है, यहाँ पे फल भी रखा है इसके सामने प्लेट में, और यहाँ पे मीट भी रखा हुआ है, मिल्क भी रखा हुआ है। तो ये कैसा है? एक सर्वाहारी है। कैसा है? सर्वाहारी है। सर्वाहारी के बाद में अगला जो आपका है वो है परजीवी। चौथा परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? पैरासाइट क्या होते हैं? देखिए, परजीवी का सिंपल डिफिनेशन है, ये भोजन बनाते नहीं हैं, सॉरी भोजन को पचाते नहीं हैं। बनाते तो जो है परपोषी भी नहीं है, जितने परपोषी हैं, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे वो मृतोपजीवी हो, चाहे मृतभोजी हो, चाहे अपमार्जक हो, ये कोई भोजन नहीं बनाते। ये दूसरे जीवों से बना बनाया भोजन प्राप्त करते हैं। अब उसको पकाते हैं वो बात अलग है, जैसे मनुष्य पकाता है। ये जो परजीवी होते हैं, परजीवी अपना पोषण जो पोषी होते हैं, यानी जो होस्ट होते हैं, उनके ऊपर रह करके, उनके ऊपर आश्रित रह करके अपना जो है पचा पचाया भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि इनको पाचन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनको पचा पचाया भोजन लेना है। आपने जो खाया, आपके अंदर जो ग्लूकोज है, जो जूं लग होगा आपके सर में, वो क्या करेगा? वहीं से ग्लूकोज ब्लड सक करेगा, उसमें ग्लूकोज आ जाएगा। जो टिक माइट्स होते हैं, एनिमल्स में, जानवरों में लगे होते हैं, किलनी चट्टा से कहते हैं गाँव में, वो लगे होते हैं, क्या करेंगे? वहीं से पोषण प्राप्त कर लेंगे। उनको पचाने की आवश्यकता नहीं, इनको पचा पचाया मिल जाएगा जंतु से। जैसे लीच है, जोंक, जो क्या करेगा? दूसरे जीवों पर चिपक जाता है और वहीं से खून साफ करता रहता है, उसमें जो पोषण होता है उससे वो अपना पोषक पदार्थ जो है वो सही प्राप्त कर लेंगे। तो जो दूसरे पर आश्रित रह करके अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं या अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? जो सजीव दूसरे जीव पर रह करके या वास करके रहकर अपना पोषण करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। जैसे हमने बताया आपको, टिक माइट्स हैं, किलनी है ना, जूं हो गया, लीच हो गया, जोंक हो गया, ये सभी क्या हैं? परजीवी हैं। ध्यान रखिएगा, परजीवी दो प्रकार के होते हैं। ये तो जंतु परजीवी हैं। किसके एग्जाम्पल हैं ये? जंतु परजीवी के एग्जाम्पल हैं। पादप में भी परजीवी पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमरवेल। अमरवेल जो होता है, ये रस्सी नुमा संरचनाएं या रस्सी नुमा होते हैं, जो तने पर लिपटे होते हैं और वहीं से पोषण प्राप्त करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पादप परजीवी हैं ये सब। पादप यानी प्लांट पैरासाइट बोला था। क्या बोला जाएगा? प्लांट पैरासाइट, पादप परजीवी। क्या है ये? अमरवेल। अमरवेल क्या है? पादप परजीवी है। और ये कस्क्यूटा बांधा, ये आंशिक परजीवी है, पादप पर रहने वाला। ठीक है, आपने देखा होगा आम के पेड़ पर कुछ अलग तरीके से गुलाबी पुष्प गिरते हैं, वो यही है। इनके पास जड़ नहीं होता, ये तना होता है, पत्ती होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन ये पोषक तत्व जैसे खनिज है, जल है, इसको दूसरे पौधे से आश्रित रह करके ही प्राप्त करते नहीं, इसलिए बांधा जो होता है, कस्क्यूटा जो होता है, उसको आंशिक परजीवी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला है सहजीवी। सहजीवी, सहजीवी क्या है? एक विशेष प्रकार का पोषण है, जिसमें कोई एक सजीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले में उसको कोई रिवार्ड देता है। यानी दोनों की लाइफ जो होती है एक दूसरे से जुड़ी होती, कनेक्टेड होती है। यानी जो पोषण प्राप्त करता है उसको भी फायदा, जो पोषण देता है उसको भी फायदा होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे आपके सामने चित्र बना है, मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी पुष्पों से जो है मकरंद लेती है, नेक्टर लेती है, और उसके बदले में पुष्प का परागण करती है। जो कि परागण नहीं होगा तो पुष्प से फल नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा, उनकी जो वंशागत है वो आगे नहीं चल पाएगी, उनका वंश जो है आगे नहीं चल पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए पुष्प और मधुमक्खी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी कि जुड़ी हुई हैं, दोनों को फायदा है। तो ऐसा पोषण जिसमें दोनों सजीवों को फायदा होता हो उसे हम सहजीवी कहते हैं। वह पोषण
जिससे पोषण देने वाला तथा प्राप्त करने वाला, चूंकि प्राप्त करा तो उसको तो फायदा होगा ही, प्राप्त करने वाला दोनों जीवों को फायदा मिलता हो या लाभ होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सहजीवी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे सहजीवी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सहजीवी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। आपने अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा था, वहाँ पर आपने लिटमस विलेन पढ़ा था। लिटमस विलेन लाइकेन से ही प्राप्त किया था। लाइकेन की बहुत सारी वैरायटी हैं। लाइकेन असल में शैवाल और कवक का एक सहजीवी रूप होता है, जिसमें जो शैवाल होते हैं, शैवाल प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जबकि जो कवक होते हैं ये भूमि से जल और खनिज अवशोषित करते हैं, जिसके बदले में इनको क्या मिलता है? भोजन मिलता है। और भोजन देने के बदले में जो शैवाल होता है उसको खनिज और जल मिलता है। यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए ये भी सहजीवी का एक अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। आप याद रखिएगा लाइकेन क्या होता है, ये भी पूछा गया है। शैवाल और कवक का सहजीवी रूप होता है। क्या होता है? शैवाल और कवक का सहजीवी रूप। ठीक है, अब अगला है अपमार्जक या मृतभोजी कह सकते हो, या मृतपोषी। ठीक है, इनको अपमार्जक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक। क्यों कहते हैं अपमार्जक? क्योंकि ये जो सजीव हैं या ये जो जीव होते हैं, ये जो पदार्थ आपके वातावरण में या आपके आसपास उपस्थित होता है, जो सड़ने के लिए पड़ा होता है, उसको खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें हम कहते हैं मृतभोजी या अपमार्जक। क्योंकि ये अपमार्जक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये आपके वातावरण की, आपके जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको साफ रखने में मदद करते हैं, वायुमंडल जो है उसको साफ रखने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको अपमार्जक भी कहा जाता है। तो लिख सकते हो, जो सजीव मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें मृतपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतपोषी कहेंगे, या इन्हीं को अपमार्जक भी कहा जाता है। अपमार्जक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सड़ने के लिए पदार्थ पड़ा होता है उसको खा करके ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है? वायुमंडल में गंध नहीं फैलती या सड़ करके बदबू नहीं आती, इसलिए इन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको पढ़ना है मनुष्य में पोषण कैसे होता है या मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, मनुष्य पृथ्वी का सबसे विकसित जीव है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो भी प्रक्रियाएं होंगी बहुत विकसित होंगी, बहुत डेवलप्ड होंगी। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो बाकी कुछ अन्य जीवों के समान ही भोजन को पूरा निगल जाता है, जिसके बाद पचाता है उसको। तो मनुष्य एक ऐसा जीव है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन दर्शाता है। होलोजोइक पोषण क्या होता है? जिसमें जो जीव होते हैं भोजन को पूरा निगल जाते हैं, इसके बाद में पचाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसको हम पूर्ण प्राणी पोषण कहते हैं या समग्र प्राणी पोषण भी कहते हैं। मनुष्य एक होलोजोइक न्यूट्रिशन पोषण करता है, जिसमें जो मनुष्य होता है पूरा का पूरा जो ठोस भोजन होता है उसको ग्रहण करके उस पचाता है। अब चूँकि ठोस भोजन को ग्रहण करता है तो इसके पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रम होते हैं। जैसे भोजन को ग्रहण करना होता है तो भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो इंजेक्शन कहलाती है, ग्रहण करना होता है, जिसमें भोजन को मुख गुहा में प्रवेश कराते हैं, मुख गुहा में रखते हैं। इसके बाद में फिर उसे निगल जाते हैं। फिर निगलने के बाद में क्या होता है? उसका पाचन प्रारंभ होता है। भोजन क्या होता है? टूट करके छोटे छोटे घुलनशील अवशोषित होने लायक अणुओं में बदल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। पाचन का अर्थ होता है भोजन के जो बृहद अणु हैं, बड़े बड़े रूप हैं, उनको तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में बदल देना, जिससे वो हमारी आहार नाल में आंत में अवशोषित हो सकें। बृहद अणुओं को लघु अणु में बदल देने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब जो पाचन होता है, अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे, पाचन जो है दो प्रकार से संपन्न होता है। पहला तो भौतिक पाचन होता है,
मैकेनिकल डाइजेशन होता है जिसमें दांत जो होते हैं भोजन को चबा चबा के क्या कर देते हैं, बारीक कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, ताकि भोजन ज़्यादा जब बारीक हो जाएगा तो आसानी से पचेगा। इसके बाद में जैव रासायनिक पाचन होता है, जिसमें जैव रासायनिक पाचन में भोजन को जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जैव रसायन होते हैं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और उसको पचा करके लघु अणुओं में बदल देते हैं। तो आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में भोजन जब पच जाएगा, इसके बाद में आएगी अवशोषण की बारी। यानी भोजन को पचाने के बाद में क्या करना होगा, अवशोषित करना होगा। यानी जो भोजन पच गया है उसको अवशोषित करके हमारे रक्त में मिलाना है। तो पोषण में भोजन को पचाने के बाद में अवशोषित करने की आवश्यकता है, और जब अवशोषण संपन्न हो जाएगा तो कोशिकाओं में उसका उपयोग भी होना चाहिए, जिसे हम स्वांगीकरण कहेंगे, एसिमिलेशन कहा जाएगा। और जब स्वांगीकरण हो जाएगा तो उसके बाद में वहाँ पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होगा, जिसे बाहर भी निकालना पड़ेगा। हमारे आंत में पचने के बाद में, अवशोषित होने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचा रह जाएगा उसको निकालने की प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। तो अवशोषण होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद क्या हो जाएगा, स्वांगीकरण के बाद में जो है बहिक्षेपण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। अब यहाँ पे पाचन तंत्र की बात करना है। पाचन तंत्र क्या होता है? तंत्र का अर्थ ही होता है, आप जानते हैं, तंत्र का अर्थ होता है अंगों के समूह जो एक साथ मिलकर के किसी कार्य को संपन्न करते हों, उन्हें हम अंग बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं। तो अंगों के वह समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, उन्हें जो है ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ पे मुख, आहार नाल, यकृत जो है ये सब जो है जुड़ करके, पित्ताशय, ये सब जुड़ करके एक साथ मिल करके भोजन के पाचन की प्रक्रिया को, अवशोषण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो आपको जरा सा थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे देखना है। देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में थोड़ा सा ये मुख गुहा होगा, और मुख गुहा के बाद क्या शुरू हो जाएगा, फूड पाइप शुरू हो जाएगी, यानी कि भोजन नली शुरू हो जाएगी, जिसे हम ग्रास नली भी कहते हैं। और ग्रास नली जो होता है वो जे आकार के एक थैले जुड़ा होता है, जो भोजन को कुछ देर के लिए स्टोर भी करता है। आपको पता होना चाहिए ये क्या करता है, भोजन को कुछ देर के लिए स्टोर करता है, जिससे भोजन का सही से पाचन हो सके। आपको पता है क्या कि भोजन आमाशय में, जे आकार का जो थैला होता है, आमाशय में कितनी देर के लिए ठहरता है, 3 से 4 घंटों के लिए। यानी किसी को आपने भोजन पेट भर खिला दिया तो 3 से 4 घंटों के बाद में ही उसका पेट जो है वो खाली हो पाएगा। इसके बाद में अमाशय जब समाप्त हो जाएगा तो छोटी आंत शुरू हो जाएगी, और छोटी आंत का पहला भाग गृहिणी होगा, गृहिणी के बाद मध्यांत, मध्यांत के बाद शेषांत्र, और शेषांत्र जैसे ही समाप्त होता है छोटी आंत समाप्त हो जाती है। और छोटी आंत के बाद में फिर से पुनः क्या शुरू हो जाएगा, छोटी आंत के बाद में शुरू हो जाएगी बड़ी आंत। यहाँ पे अब बड़ी आंत हम बना रहे हैं। बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं, क्या आपको पता है? बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है? सीकम कहते हैं, बिल्कुल सीकम। इसके बाद में कोलन, सीकम, कोलन, फिर मलाशय, और मलद्वार द्वारा भोजन, जो अपशिष्ट भोजन है, अनपचा भोजन है, वो बाहर हो जाएगा। ऐसे ये कुछ एनालॉगस स्ट्रक्चर है उसी के जैसा। यहाँ तक ये लीवर है,
लीवर आप जानते हैं 2 लोब में होता है, और यहीं पे एक ग्रंथि पाई जाती है पत्तीनुमा संरचना वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं, यकृत, सॉरी अग्नाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। और देखिए ये जो यकृत होता है, ये यकृत है, यकृत में पित्तरस बनता है और पित्ताशय में क्या होता है, संचित होता है। ठीक है, ये मुख गुहा हो गया। मुख गुहा, यहाँ पर ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय जुड़ा होता है, और अमाशय के बाद में छोटी आंत का जो पहला भाग है, क्या बोलते हैं इसको, गृहिणी, फिर मध्यांत्र, और लास्ट में बचता है शेषांत्र। इसके बाद में सीकम, और बाकी ये आरोही कोलन, क्षैतिज कोलन, अवरोही कोलन, और यहाँ पर ये मलाशय हो जाएगा। मलाशय के बाद में ये मलद्वार। इस प्रकार से ये जो है पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि भोजन का जो प्रोसेस होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए भोजन कहाँ जाएगा, मुख में, मुख से यानी मुख गुहा में जाएगा, मुख गुहा, मुख गुहा से ग्रसनी से निकलोगे आप, ग्रसनी में पहुँचेगा, ग्रसनी से कहाँ जाएगा, ग्रास नली में जाएगा, कहाँ जाएगा, ग्रास नली से में, और ग्रास नली से पहुँचेगा अमाशय में, कहाँ पहुँचेगा, अमाशय में पहुँचेगा। अमाशय से छोटी आंत में पहुँचेगा, क्षुद्रांत में पहुँचेगा, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में पड़ेगा। इसके बाद बृहदांत में पहुँचेगा, बृहदांत में पहुँचेगा, और इसके बाद में मल द्वार द्वारा बाहर पहुँच जाएगा। मल द्वार द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हमने बताया आपको ये जो क्षुद्रांत होते हैं, क्षुद्रांत के 3 भाग हैं, कौन कौन से, गृहिणी है, और मध्यांत्र है, और शेषांत्र है, शेषांत्र है। इसी प्रकार से बृहदांत के भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। ठीक है, मलाशय में अनपचा भोजन स्टोर होता है, रुकता है, जबकि जो बाकी पार्ट होते हैं कोलन, वहाँ पर जल और खनिज का अवशोषण होता है। ठीक है, और मलद्वार द्वारा भोजन बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना है पाचन तंत्र के मुख्य कौन कौन से अंग होते हैं। तो पाचन तंत्र के जो मुख्य अंग हैं वो मुख हो गया, जिसके अंदर दांत आता है, जीभ आता है, लार ग्रंथि आती है, ग्रास नली आती है। ग्रास नली का काम ये होता है भोजन निगलने के बाद में पेट तक यानी कि अमाशय तक भोजन को पहुँचाना, और इसका कोई काम नहीं है। अमाशय का काम क्या होता है, भोजन को संग्रहित करना, स्टोर करना। भोजन को 4 से 5 घंटे के लिए, या 3 से 4 घंटे के लिए कह सकते हो, 3 से 4 घंटे के लिए भोजन को स्टोर किया जाता है। भोजन का संग्रहण भी यही करती है। ठीक है, और यहाँ से प्रोटीन की पचने की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, जबकि मुख से कार्बोहाइड्रेट की पचने की प्रक्रिया संपन्न होती है, और गृहिणी में वसा की पचने की प्रक्रिया संपन्न होती है। आपके एनसीईआरटी में तो लिखा है सीधा क्षुद्रांत में बाकी सभी प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं पचते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है, देखो छोटी आंत में क्या होता है, अधिकांश जो क्षुद्रांत होता है, छोटी आंत को हमने बताया क्या बोला जाता है, क्षुद्रांत बोलते हैं। एनसीईआरटी में क्षुद्रांत शब्द का यूज किया गया है। अधिकांश पदार्थों का पाचन और अवशोषण होता है, जबकि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और मल द्वार द्वारा क्या होता है, अपचित भोजन का निष्कासन होता है। जबकि मलाशय में क्या होता है, मलाशय में अपचित भोजन को स्टोर किया जाता है कुछ समय तक। अपचित भोजन का संग्रहण, अपचित भोजन का संग्रहण होता है। ठीक है, अब सहायक कौन कौन से अंग हैं, सहायक अंग है लीवर, जिसे यकृत बोला जाता है, जो हमारे राइट साइड में पाया जाता है, 2 लोब में होता है। यकृत से 2 नलियाँ लगी होती हैं, जिसे हम यकृत डक्ट कहते हैं, और यहीं से यकृत नली कहते हैं। यहीं से पित्ताशय जुड़ा होता है। पित्ताशय जो पित्तरस यकृत में बना है उसको स्टोर करता है, और जब आवश्यकता होती है पित्तरस की, कहाँ पर, गृहिणी पर, तो उसको क्या करता है, वहाँ से रिलीज करता है। अग्नाशय पाचक एंजाइम बनाता है। लार ग्रंथियाँ जो मुख में पाई जाती हैं वो भी यहीं पर पाई जाती हैं, जो है मुख में पाई जाती हैं, जो है स्टार्च को पचाती हैं, और इसके अलावा लार को जो भोजन होता है उसको चिपचिपा बनाती हैं, यानी कि निगलने लायक बना देती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ भोजन के पाचक लिए गए हैं। पाचन में जो सहायक एंजाइम होते हैं, कहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है और किस प्रकार से पाचन होता है, थोड़ा समझिएगा। जो मुख गुहा होती है, मुख गुहा में ग्रंथि जो पाई जाती है वो लार ग्रंथि होती है, और लार ग्रंथि से लार निकलता है, लार रस निकलता है, या लाला रस निकलता है, लाला रस निकलता है ना। एनसीईआरटी लाला रस लिखती है, जरा ध्यान रखिएगा। वहाँ से टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, जो मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का पाचन करता है। पूरा नहीं पचता, केवल 30% भाग पचता है। मुख में मंड का 30% भाग ही पचता है, ध्यान रखिएगा। अमाशय जो होती है, अमाशय यानी कि
स्टमक जो होता है वहाँ पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 प्रकार की जठर ग्रंथियाँ होती हैं, है ना। एक से एसेल निकलता है, दूसरे से म्यूकस यानी कि श्लेष्मिका निकलती है, और तीसरा जो होता है वहाँ से एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, जैसे कि रेनिन है, पेप्सिन है और एमाइलेज है। ये जठररस में पाए जाते हैं। जैसे पेप्सिन है, रेनिन है और लाइपेज बहुत ना के बराबर होता है। देखिए कुछ छोटे बच्चों में ये पाया जाता है जठररस में, बाकी जो वयस्क होते हैं वहाँ पर लाइपेज नहीं होता है। देखो रेनिन जो होता है ये दूध प्रोटीन को पचाता है। दूध प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? रेनिन। दूध प्रोटीन का नाम क्या बता सकते हो? बिल्कुल केसिन होता है। क्या होता है? केसिन होता है। अब बात करते हैं गृहिणी। गृहिणी जो होता है वो छोटी आंत क्षुद्रांत का पहला भाग होता है, जहाँ पर लगभग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ का पाचन प्रारंभ होता है, और गृहिणी के समाप्त होते होते ही भोजन का पाचन लगभग समाप्त हो चुका होता है और अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। और जैसे जैसे छोटी आंत समाप्त होती है अवशोषण भी समाप्त हो चुका होता है, केवल जल बचता है। जल का अवशोषण कुछ मात्रा में बड़ी आंत में भी होता है। गृहिणी की बात की जाए, गृहिणी में जो पित्तरस होता है, पित्तरस यकृत से आता है और वसा को पचाने में सहायक करता है। साथ में पित्तरस जो अमाशय से आया भोजन अम्लीय होता है उसको क्षारीय बनाने में या उसकी अम्लता को नष्ट करने के लिए भी उपयोग होता है। ये भी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें छोटी आंत की जो आंत ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, जैसे इरेप्सिन है, माल्टोज तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज, लाइपेज है। देखिए इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। जैसे पेप्सिन होता है वैसे इरेप्सिन होता है। इसके अलावा माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है, लाइपेज है, ये सब क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हम तरह तरह के भोजन खाते हैं उसमें अनेक प्रकार से भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको उस प्रक्रिया पाचन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना। तो भोजन में पाचन की प्रक्रिया क्या होती है जरा समझिएगा। यहाँ पे लिखा है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का जो आस्तर होता है यानी कि आहार नाल की जो परत होती है बहुत कोमल होती है और पचाने में सरलता हो, इसलिए हम दांतों से चबा करके मैकेनिकल पाचन करते हैं, उसको पचाते हैं। अतः भोजन क्या होता है? गीला हो जाता है और मार्ग में आसानी से बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुख में जो पानी आ जाता है यानी कि जो लार आता है, वास्तव में ये लाल जो है लाल ग्रंथियों से निकलता है, इसलिए इसको हम लाला रस भी कहते हैं या लार भी कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन समझिएगा, आहार नाल में क्या होता है, भोजन को जो हम खाते हैं दूसरी पहलू में जटिल संरचना होती है, यानी कि प्रकार से जटिल संरचना होती है, बृहद अणु होते हैं, इनको पचाने से अवशोषण लायक यानी कि जिस प्रकार से आहार नाल में अवशोषण हो सके उस प्रकार से बनाने के लिए इन्हें छोटे अणुओं में खंडित करना होता है। और यह काम आहार नाल में कौन करता है? जैव उत्प्रेरक करते हैं, बायोकैटलिस्ट करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम भी कहते हैं। ये एंजाइम कुछ ऐसे हैं जो लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। लार ग्रंथियों से निकलने वाले जो एंजाइम हैं, जैव उत्प्रेरक हैं, उनको हम लार एमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं। हमने ये भी बताया था आपको, क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। ये क्या करता है? मुख में जटिल अणु जो शर्करा की होती है, स्टार्च की होती है, उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो मुख में केवल जो स्टार्च होता है, स्टार्च, उसको मुख में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन जो होता है, pH 6.8, मुख का pH कितना होता है? 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक। उस पर जो है द्विशर्करा यानी कि द्विशर्करा में परिवर्तित कर देता है। कितना? केवल 30% भाग, जितना आपने खाया था उसका केवल 30% ही डाइसैकेराइड में बदलेगा, ठीक है। अब देखिए आहार नली जो होती है हर भाग में भोजन नियमित रूप से गति करता है, और सही रूप से पहुंच सके ये गति तभी संपन्न हो पाता है जब क्रमाकुंचन गति आहार नाल में होती रहती है, यानी कि भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्रमाकुंचन गति द्वारा संपन्न हो पाती है। अब अमाशय की अगर बात करिए तो अमाशय हमारे उदर क्षेत्र में पाया जाने वाला जे आकार का एक थैला है। कैसा थैला है? जे आकार का एक थैला है, जो भोजन को पचाता ही नहीं बल्कि कुछ देर के लिए संग्रहित भी करता है, स्टोर भी करता है। क्या करता है? कुछ देर के लिए स्टोर भी करता है, जिससे क्या होता है, भोजन वहाँ पे पचता है, साथ में जो है कुछ देर के लिए संग्रहित रहता है। देखिए मुख से अमाशय तक भोजन को लाने का काम ईसोफेगस का होता है, ग्रसिका का होता है या ग्रास नली का होता है। ये कहाँ पहुँचाता है? भोजन को अमाशय तक पहुँचाता है, और जो अमाशय एक प्रकार का बृहत अंग है, बड़ा अंग है, और जो भोजन आने से फैल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अमाशय की जो
पेशीय भित्ति होती है भोजन को विशेष प्रकार से मिलाने की मदद करती है। देखो बाकी सभी जगह क्रमाकुंचनगत होती है, लेकिन जो अमाशय होता है वहाँ पर चर्निंग मूवमेंट भी होता है। अब देखिएगा पाचन के कार्य जो होते हैं अमाशय की भित्ति में उपस्थित जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं उनके द्वारा निकलने वाले एंजाइम के कारण संपन्न होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन है और अभी आपने पढ़ा था रेनिन है, उनका श्रावण करते हैं और साथ में श्लेष्मिका भी निकलती है। तो हमने बताया क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम और श्लेष्मिका, ये निकलते हैं कहाँ से, जठर ग्रंथियों से निकलते हैं, अमाशय की ग्रंथियों से निकलते हैं। हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है जो हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम होता है जो अम्लीय माध्यम में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अम्लीय माध्यम में सक्रिय हो जाता है और प्रोटीन को पहचान लेता है। श्लेष्मिका क्या होती है, श्लेष्मिका गॉबलेट सेल जो होती है उसके द्वारा स्रावित होती है और इसका काम होता है जो अम्ल का प्रभाव है उस पर, उससे उसकी जो है सुरक्षा करना जो अमाशय है, अमाशय को अम्ल के प्रभाव से बचाना। ठीक है, जब एसिडिटी होती है, अम्लता की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तभी पेट में जलन स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर श्लेष्मिका जो होती है कहीं ना कहीं वो काम सही तरीके से नहीं कर पाती है। छोटी आंत जो होती है जिसे हम क्षुद्रांत भी कहते हैं, भोजन अमाशय के बाद में क्षुद्रांत में प्रवेश करता है और यहाँ पर अवरोधनी पेशी होती है। देखो अवरोधनी पेशी कहाँ कहाँ पाई जाती है, जरा एक चित्र में, यहाँ पे हमने एक चित्र लिया था उसे समझाते हैं। ये यहाँ पर देखिए अवरोधनी पेशी तो सबसे पहले ओसोफेगस यानी कि जो ग्रसनी होती है या ग्रसिका होती है, ग्रास नली जो होती है, ग्रास नली से बोलते हैं, ग्रास नली और अमाशय के बीच पाई जाती है। और दूसरा जो क्षुद्रांत होता है और अमाशय उसके बीच पाई जाती है। ये क्या करता है, ये भोजन को यहाँ अंदर अपने मन से नहीं बढ़ने देता और वापस भी जाने नहीं देता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, अवरोधनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अवरोधनी कहते हैं। अवरोधनी का काम होता है भोजन को जो है इधर उधर जाने से रोकना, कह सकते हो, अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ये अत्यधिक जो है बहुत ज़्यादा कुंडलित होता है। इस प्रकार से बहुत सहन स्थान में, बहुत कम स्थान में ये व्यवस्थित होता है। विभिन्न जंतुओं में जो क्षुद्रांत होती है, छोटी आंत होती है, उसकी लंबाई उनके भोजन के आधार पर पाई जाती है। जो मांसाहारी होते हैं उनका क्षुद्रांत बहुत छोटा होता है, जबकि जो शाकाहारी होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनका क्षुद्रांत बड़ा होता है, क्योंकि उनको सेलूलोज का पाचन करना होता है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्षुद्रांत जो होता है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि का पूर्ण पाचक स्थल होता है। यहाँ भोजन पच जाता है। कैसे पचता है, देखिए अमाशय में जो आने वाला भोजन होता है वो भोजन अम्लीय होता है, क्योंकि अमाशय से आने वाला भोजन, ध्यान रखिएगा, अमाशय से आने वाला भोजन जो होता है वो काइम कहलाता है, और मुख से जब निकलते भोजन तो उसका नाम होता है बोलस। ठीक है, तो काइम जो होता है वो एसिडिक वाला होता है, और उसको पचाने के लिए जो है गृहिणी में, यानी जो क्षुद्रांत होता है उसके पहले भाग में क्षारीय माध्यम में कार्य करने वाले एंजाइम होते हैं, तो उसको अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बनाने के लिए जो है जो पित्त लवण होता है, बाइल साल्ट होता है, वो काम करता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है, यकृत से स्रावित होने वाला जो पित्त रस होता है वो इसको कार्य करता है कि उसको क्षारीय बनाता है। किसको क्षारीय बनाता है, जो अमाशयी भोजन प्राप्त होता है उसको, ताकि अग्नाशय के जो एंजाइम है उस पर कार्य कर सके, क्योंकि अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिएगा, क्षुद्रांत में वसा की बड़ी गोलिकाएँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अब इन्हें छोटे छोटे जो है रूपों में कार्य करने के लिए जो पित्त लवण होता है उस पर काम करता है और छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो वसा जल में अघुलनशील होता है उसको जल में घुलनशील बनाने के लिए मिसल के रूप में परिवर्तित कर देता है। कौन परिवर्तित कर देता है, पित्त रस परिवर्तित कर देता है। इसको आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। जो पिछला चैप्टर था केमिस्ट्री वाला, वहाँ पर आपको मिसल को पढ़ाया गया था। मिसल में क्या होता है, बीच में जल में अघुलनशील पदार्थ होता है, उसके चारों तरफ साबुन की कणें होती है, जिसमें जल स्नेही पार्ट जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, जलद्रोही पार्ट जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, जिससे क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक मिसल बन जाता है जो जल में घुलनशील हो जाता है। ठीक है, अब अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है, जहाँ से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम भी स्रावित होते हैं। ये एमएलसी-कृत वसा को पचाने में जो ट्रिप्सिन निकलता है, काइमोट्रिप्सिन निकलता है, ये प्रोटीन को पचाता है, जबकि जो लाइपेज एंजाइम निकलता है वो इमल्सीकृत वसा को पचाने में हेल्प करता है या पचाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है, जबकि जो वसा होता है उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद जो पचित भोजन होता है बड़ी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और क्षुद्रांत के जो आंतरिक स्तर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो भार पाए जाते हैं, जिस उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको विली और माइक्रोविली कहते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस प्रावर्ध का नाम होता है दीर्घ रोम होता है। क्या नाम होता है, दीर्घ रोम या विली कहते हैं, जिससे क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और क्या होता है, दीर्घ रोम में रक्तवाहिनियाँ खूब ज़्यादा होती हैं और उससे अवशोषण बहुत आसानी से हो जाता है। तो गृहिणी में क्या क्या होगा, गृहिणी में हमने बताया था अभी आपको कि गृहिणी में कार्बोहाइड्रेट पचेगा, वसा पचेगा और प्रोटीन पचेगा। इन सभी का पाचन हो जाएगा किसके द्वारा,
अग्नाशयी के रस द्वारा, वसा अग्नाशयी रस द्वारा और गृहिणी में पाई जाने वाली खुद एंजाइम जो हैं। वसा को पचाने के लिए पित्त लवण काम करेगा, फिर जल में घुलनशील जब हो जाएगा वसा छोटे छोटे मिसल्स में परिवर्तित हो जाएगा, तब जाकर के उस पर लाइपेज काम करेगा। और प्रोटीन को पचाने के लिए जो है इरिप्सिन, पेप्सिन नामक बहुत सारे एंजाइम निकलेंगे जो प्रोटीन को पचाएंगे। अब मध्याह्न जो होता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सब कुछ पच चुका होता है। अब इन दोनों पार्टों में भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है। बड़ी आंत क्या करता है? देखिए, बड़ी आंत का काम है केवल जल और खनिज का अवशोषण करना, साथ में जो आपने भोज्य पदार्थ खाया है उसको जो है थोड़ा कठोर कर देना, मतलब उसमें तरलता कम हो जाए। जल को शोषित कर लेगा तो तरलता कम नहीं हो जाएगी, और मल में वो मलाशय में जो होता है वो स्टोर हो जाता है। इसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर वो जो है वर्ज्य पदार्थ के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर से गुदाद्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे दंत क्षरण है। दंत क्षरण क्या होता है? देखिए, दंत क्षरण में क्या होता है, जो इनेमल होता है, दांत की जो ऊपरी परत होती है, सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल जो होता है पूरी बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है, जो कैल्शियम पेक्टेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दांत पूरा आपका। जो क्या होता है, जब धीरे धीरे जीवाणु जो होते हैं वहाँ पर शर्करा उपस्थित होने के कारण क्या करते हैं, खाते हैं तो अम्ल बनता है, और ये आपका जो दांत होता है वो साल्ट का बना होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल क्षार बनने के कारण क्या होता है, दांत में कैविटी बनने लगती है, जिससे दांत खराब होने लगता है। धीरे धीरे दांत जो होता है वो खराब हो जाते हैं। बाद में वहाँ पर क्या होता है, कुछ जीवाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे दांत प्लग कहते हैं, या पायरिया भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे दांत धीरे धीरे खराब हो जाता है, और ये जो संक्रमण होता है दांत के अस्थि मज्जा तक पहुँच जाता है, यानी कि अंदर तक पहुँच जाता है, कैविटी तक पहुँच जाता है, और पूरा दांत खराब हो जाता है। अब आपको बताना है स्वापोषी और विषमपोषी में क्या अंतर होता है। स्वापोषी और विषमपोषी, ठीक है। स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, अम्ल क्या करता है। अम्ल हमने बताया था, आपने जो भोजन खाया उसमें जो जीवाणु होंगे, जो रोगाणु होंगे उनको मारेगा, साथ में वहाँ पर जो पाए जाने वाले एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, यानी कि अम्लीय माध्यम भी वहाँ पर बनाएगा। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, हमने अलग अलग एंजाइम बताया। जैसे लाइब्रेरी एमाइलेज जो होता है, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को 30% पचाता है। इसके अलावा एमाइलेज है, वो कार्बोहाइड्रेट को ही पचाता है। लाइपेज है, वसा को पचाता है। इरेप्सिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये किसको पचाता है, ये प्रोटीन को पचाता है। और बचा क्या आपका रेनिन, रेनिन दूध प्रोटीन को पचाता है। तो ये सारे एंजाइम हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। पचे हुए भोजन का जो अवशोषित करते हैं वो क्षुद्रांत में किस प्रकार से अभिकल्पित किया जाता है। देखिए, क्षुद्रांत जो होती है, हमने बताया क्षुद्रांत में छोटे छोटे उभार, उंगलियों उभार होते हैं, जिसे विली कहते हैं। और उस विली यानी कि जो रसांकुर सुषमांकुर होते हैं, उनके ऊपर भी, उनके अंदर जो होते हैं बहुत सारे रक्तवाहिनियाँ होती हैं, जिससे भोजन आसानी से अवशोषित हो जाता है। तो ये आपका वीडियो जो है समाप्त हुआ। यहाँ पर हमने आपको पोषण से संबंधित लगभग सभी टॉपिक कवर किए हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहे तो आप पूछिए, और हमने जो प्रश्न आपसे किए हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर कोई सुझाव देना है, आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।